कहानी की शुरुआत में हम अपनी कहानी के मेन लीड जिन्वू को देखते हैं, जो कि शॉपिंग के लिए आया है और वो एक जैकेट का रेट स्टोर ओनर से पूछता है। तो स्टोर की ओनर उसे कहती है कि तुम्हें इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है और लास्ट पीस ही बचा है। जिन्वू स्टोर ओनर के बालों को टच करता है और उससे कहता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की को झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टोर ओनर जिन्वू की तरफ हैरानी से देख रही होती है, तो वो बोलता है कि अंदर स्टोर में इस लिमिटेड एडिशन का पूरा बंच पड़ा हुआ है और अगर मैं ये खरीदूंगा तो तुम एक और पीस यहाँ डिस्प्ले में लगा दोगी और अगले कस्टमर को भी यही बोलोगी। स्टोर के ओनर जिन्वू को हैरानी से देख रही होती है। इसके बाद जिन्वू अपने लिए ज़्यादा डिस्काउंट मांगता है और फिर वो जैकेट को लेकर जब स्टोर से बाहर निकल रहा होता है तो स्टोर ओनर को कहता है कि तुम स्टोर रूम के क्लोजेट के शार्प एजेस से बच के रहना, तुम्हें कट लग सकता है। वो कंफ्यूज्ड माइंड से सोच रही है कि इसे कैसे पता। फिर हमें दिखाते हैं कि वो जब अंदर स्टोर रूम में जाती है तो उसके हाथ में वहीं क्लोजेट के शार्प एज से कट लग ही जाता है। अगले सीन में जिन्वू हमें खुद से इंट्रोड्यूस करा रहा है कि मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है कि मैं किसी को भी टच करके उसका फ्यूचर देख सकता हूँ। यहाँ हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे स्टोर ओनर को टच करके उसने स्टोर रूम वाला सीन पहले ही देख लिया था। आगे वो बता रहा है कि अगर मुझे किसी का भी फ्यूचर देखना है तो मुझे उसकी स्किन को टच करना पड़ता है। इसके बाद वो एक स्टोर के डिस्प्ले में लगी ड्रेस को देखकर सोच रहा है कि उस लड़की को ढूंढना कितना मुश्किल होगा जो कि इस ड्रेस में जचेगी। तभी वो देखता है कि एक लड़की उस ड्रेस को ट्राई कर रही है और बहुत प्रिटी लग रही है। जिन्वू की तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही और ये हमारे शो की फीमेल लीड है जिसका नाम है जिनही। आगे जिन्वू हमें बताता है कि उसका एक क्लोज फ्रेंड ओयंग है जो कि एक कैफे का ओनर है और जिन्वू उस कैफे में फॉर्च्यून टेलर की जॉब करता है। अब जब वो कैफे जाता है तो ओयंग उसे बोलता है कि टेबल 3 पर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। जिन्वू देखता है कि वहाँ एक लड़की है और वो लड़की जिन्वू से कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपनी जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। जिन्वू उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और आंखें बंद करके देखता है कि उस लड़की का बॉस उसे ऑफिस में हरास करता है और वो उससे परेशान है और फ्यूचर में इंस्पेक्शन टीम उसके बॉस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। जिन्वू कहता है कि तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता चल गया है और वो शख्स वैसे भी अब ज़्यादा दिन वहाँ टिकने वाला नहीं है और तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों जॉब छोड़ोगी। वो लड़की रिलैक्स हो जाती है और पेमेंट देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिन्ही और उसकी फ्रेंड कैफ़े में आकर बैठते हैं तो ओयंग उसे देखकर बहुत नर्वस हो जाता है। वो जिन्वू को बताता है कि ये लड़की तो मेरी एंजल है जो यहीं कुछ दूर एक मेकअप स्टोर में काम करती है। जिन्वू मुड़ के देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने वो ड्रेस ट्राई करते हुए देखा था। ओयंग कहता है कि जिनी के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है और वो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती है, वो बस सब में प्यार बांटती रहती है। ओयंग जब जिनी और उसकी फ्रेंड का ऑर्डर लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग फॉर्च्यून टेलर यानी कि जिन्वू से मिलना चाहते हैं। जिन्वू उन लोगों के पास जाता है तो जिनी की फ्रेंड बताती है कि जिनी किसी से प्यार करती है पर किसी रीजन से वो इसे प्रपोज नहीं कर रहा है और अगले साल वो ऑफिस के काम से अब्रॉड जाने वाला है। जिन्वू जिनी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और आंखें बंद करता है तो देखता है कि जिनी कहीं ऊंची जगह से गिर रही है और उसकी मौत हो गई है। वो घबरा कर उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अभी प्रपोजल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अभी किसी भी ऊंची जगह पर नहीं जाना चाहिए और हाई हील्स भी नहीं पहनने चाहिए। जिनी की फ्रेंड कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो दोनों उसे फेक समझते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिनी वहाँ वापस आती है और जिन्वू को कुछ पैसे देकर बोलती है कि मुझे पता है आजकल जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, इससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तुम यंग हो और तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओयंग जब जिन्वू से पूछता है कि तुमने क्या देखा तो जिन्वू बताता है कि वो लड़की मरने वाली है। अगले दिन जिन्वू उसी मेकअप स्टोर में जहाँ जिनी काम करती है एज अ पार्ट टाइम वर्कर ज्वाइन कर लेता है और उसके लिए ये जॉब ओयंग ने अरेंज की है क्योंकि वो जिनी को बचाना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि जिन्वू ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताए जिससे उसका फ्यूचर बदला जा सके। जिन्वू कुछ अलग ही ओल्ड फैशन से गेटअप में आता है ताकि जिनी और उसकी फ्रेंड उसे ना पहचान पाएँ। अब स्टोर ओनर को जिन्वू ने बताया था कि उसने अपने कॉलेज से कुछ टाइम के लिए ऑफ लिया है, तो स्टोर ओनर जब उससे उसकी कॉलेज का नाम पूछती है तो वो जो मुँह में आता है वो बोल देता है। जिन्वू सोच रहा है कि पहले दिन ही मुझसे ये लोग इतना काम क्यों करवा रहे हैं, ओयंग ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी वो देखता है कि शोरूम के बाहर ब्लैक कैप पहने एक आदमी खड़ा है
और वो सोचने लगता है कि ये कौन है। जिनवू जब जिनी से बात करने के लिए उसके पास जाता है तो यहाँ वो भी उसकी स्माइल से इम्प्रेस होता हुआ दिख रहा है। वो उसे मेकअप से रिलेटेड कुछ टिप्स देने के लिए कहता है और उसे ये सब अपने हाथ पर लिखने के लिए बोलता है ताकि वो काम करते करते वो पढ़ सके। पर ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जिनी को टच करके उसका फ्यूचर देखना चाहता है। और अब फिर उसे फिर से वही सीन दिखता है। तभी जिनी को उसकी स्टोर ओनर स्टॉक में प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन करने के लिए बोल देती है और जिनवू भी हेल्प के बहाने उसके साथ चला जाता है। जिनवू बस यही सोच रहा होता है कि कैसे भी करके मैं जिनी को टच करके आगे क्या होने वाला है क्लियरली देख सकूं। जब वो लोग कुछ देर रेस्ट के लिए बैठते हैं तो जिनवू एक गेम खेलने के लिए बोलता है, पर फिर भी उसे जिनी का हाथ पकड़ने का मौका नहीं मिलता। बाद में जब वो टेबल पर खड़ी होती है तो वो उसकी लेग को टच करने की कोशिश करता है, पर उसके पूछने पर बहाना बना लेता है कि तुमने हाई हील्स पहनी हुई हैं तो मैं डर रहा था कि कहीं तुम गिर ना जाओ। रात को जॉब से घर जाते हुए जिनी और वो साथ में जा रहे होते हैं। जिनी उससे पूछती है कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तो तुमने ब्रेक क्यों ले लिया। जिनवू कहता है कि आजकल ट्यूशन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और मैं अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं डालना चाहता। फिर जिनवू जिनी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो जब छोटी थी तो उसके पेरेंट्स नहीं रहे थे। जिनवू सॉरी बोलता है और जिनी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूँगी और अपनी फैमिली के साथ खुश रहूँगी। वो जिनवू का कॉलर ठीक करने लगती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड ह्यून स्यो वहाँ आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। ओयोंग जिनवू से पूछता है कि कुछ पता चला, तो वो बोलता है कि किसी लड़के की स्किन को टच करना इतना आसान नहीं है। वो ओयोंग को बताता है कि आज जिनी को पिक करने के लिए कोई आया था, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड था। जिनवू जब कैफे में बैठा होता है तो वो जिनी को याद करने लगता है और यहाँ लग रहा है कि जिनी ने उसके दिल में भी जगह बना ली है। अगले दिन स्टोर ओनर कहती है कि क्या तुम आज शाम को फ्री हो, हम तुम्हें वेलकम पार्टी देना चाहते हैं। जिनवू पहले तो मना करता है, पर स्टोर ओनर उसका हाथ पकड़ के उसे कन्विंस करने लगती है। तो वो जब आंखें बंद करता है तो उसे स्टोर ओनर जिनी का नाम लेके चिल्लाती हुई दिखती है। जिनवू एकदम से चौंक जाता है और फिर जिनी के लिए पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देता है। अब रात को वो लोग जब साथ में पार्टी करने एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो वहाँ कुछ गुंडे किस्म के लोग आकर उन्हें शोर न मचाने के लिए बोलते हैं। सब लड़कियां सहम जाती हैं तो जिनवू उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि स्टोर ओनर के फ्यूचर में जिनी का नाम लेकर चिल्लाना कहीं इन लोगों से झगड़े की वजह से तो नहीं था। उन गुंडों में से एक आदमी जिनवू को एक जोर से पंच मार देता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनवू वहीं बेहोश पड़ा है और सभी लोग स्टेज पे एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जब होश में आता है तो सोच रहा है कि मैंने जो देखा था उसका फिर क्या मतलब था। तभी डांस करते करते स्टोर ओनर जिनी का नाम लेके जोर से वैसे ही चिल्लाती है जैसे जिनवू ने देखा था। अगले ही पल वो फिर से नॉर्मली डांस करने लगती है। जिनवू ये देखकर हैरान हो रहा होता है तो जिनी उसे बताती है कि मैम जब भी ड्रिंक करती हैं वो ऐसे ही करती हैं। अब जिनवू फ्रेश एयर के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है तो जिनी भी उसके साथ आती है। वो दोनों साथ में बातें करते हुए वॉक कर रहे होते हैं। तभी एक गार्डन में स्विंग्स देखकर जिनी भागकर वहाँ बैठ जाती है। वो जिनवू से पूछती है क्या तुम आना चाहोगे, तो वो झूले पर खड़ा हो जाता है और जिनी को भी साथ में आने के लिए कहता है। कितना रोमांटिक है ना। और फिर वो दोनों साथ में खड़े खड़े झूला झूलने लगते हैं और जिनवू के साथ जिनी की नज़रें टकराने लगती हैं तो वो एकदम से एम्बैरेस होकर उतर जाती है और फिर रेस्टोरेंट में चली जाती है। जिनवू सोच रहा है कि मुझे ये क्या हो गया है। अगले दिन शोरूम में जिनवू बस जिनी के बारे में ही सोच रहा है, वो बस उसे ही देखता जा रहा है। अब जिनी की लेग्स में हील्स के कारण पेन हो रहा होता है तो ये देखकर जिनवू उसे हाथ पकड़कर एक शोरूम में ले आता है और उसके लिए एक शू पेयर सेलेक्ट करता है और उसे पहनने के लिए कहता है। वो उनके लिए पे करना चाहती है तो वो उसकी तरफ से गिफ्ट समझकर रखने के लिए बोलता है। वो दोनों जब वापस शोरूम में आ रहे होते हैं तो वहाँ पर जिनी का बॉयफ्रेंड पहले से होता है और जिनी को कॉफ़ी के लिए अपने साथ ले जाता है। जिनवू उदास हो जाता है तो जिनी की फ्रेंड वहाँ आ जाती है और जिनवू को जिनी को पसंद करने के बारे में सवाल करती है तो वो मना करता है और टाल देता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिनी का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और देखो ना मैं भी तुम्हारी तरह अकेली ही हूँ। इसी के साथ वो जिनवू का गाल खींचने लग जाती है। तभी जिनवू को कुछ दिखाई दे जाता है और वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी कोई तुम्हें प्रपोज करेगा और वो एक यूनिक इंसान होगा जो कि डांस करते हुए और गाना गाते हुए तुम्हें प्रपोज करेगा। वो उसकी बात का मजाक उड़ाती है और वहाँ से चली जाती है।
अब घर जाते हुए जिनी जब अपनी बस में बैठती है तो जिन्वू भी उसी बस में आकर उसके पास बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जिनी थकी हुई होती है तो वो जिन्वू के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। अब जिन्वू का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। इसके बाद वो खुद को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ इस लड़की का फ्यूचर देखना है। वो जिनी के हाथ पर हाथ रखता है तो अभी भी उसको वही सीन दिखता है जिसमें वो गिर रही है और उसकी मौत हो गई है, पर इस बार उसे जिनी की बॉडी के साथ कोई खड़ा हुआ भी दिखाई देता है और वो यहाँ समझ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कोई जिनी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना चाहता है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।